हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेटल फॉर्मिंग के इस सेशन में हम डील कर रहे थे हमारे एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग के चैप्टर से। एक्सट्रूशन का जो आपका पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ड्राइंग ऑपरेशन। तो आप टॉपिक डालिए अपना, दैट इज़ द ड्राइंग, कि ड्राइंग ऑपरेशन होता क्या है। मेनली यहाँ पर जो ड्राइंग ऑपरेशन की हम बात करने वाले हैं, दिस ड्राइंग ऑपरेशन विल बी वायर ड्राइंग। ये कौन सा ऑपरेशन होगा आपका? वायर ड्राइंग ऑपरेशन होगा। तो वायर ड्राइंग ऑपरेशन का मतलब है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है? वायर को प्रोड्यूस करना है। किसको प्रोड्यूस करना है? वायर को। ये जो आपका ड्राइंग ऑपरेशन है एक्सट्रूशन ऑपरेशन से कैसे डिफरेंट है? आपका जो एक्सट्रूशन प्रोसेस होता है इसमें हम कंप्रेसिव फोर्स लगा के किसी भी वर्क पीस को एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो आपका ड्राइंग ऑपरेशन होगा, इस ड्राइंग ऑपरेशन में हम क्या करेंगे? इस ड्राइंग ऑपरेशन में हम आपकी रोड पर टेंसाइल फोर्स लगा के उसको वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ड्राइंग ऑपरेशन होगा इसमें हमें लगाना पड़ेगा टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? टेंसाइल फोर्स लगाना पड़ेगा। और टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? आपका जो भी मटेरियल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वायर। तो ध्यान रखिएगा कि हमें बनाना है वायर विद द हेल्प ऑफ द टेंसाइल फोर्स। विद द हेल्प ऑफ द टेंसाइल फोर्स मतलब उस मटेरियल में सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस टेंसाइल फोर्स। मतलब टेंसाइल फोर्स को सहन करने की उस मटेरियल में क्षमता होनी चाहिए, तभी हम उसको वायर में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। और आपको पता है कि मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के कारण उस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा के उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ए डक्टिलिटी। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। तो ध्यान रखिएगा, मटेरियल में सफिशिएंट डक्टिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके मटेरियल में सफिशिएंट डक्टिलिटी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्या करना पड़ेगा? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब बिफोर वायर ड्राइंग वी कैन एनेल्ड द मटेरियल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एनेलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए, ड्राइंग में भी दो टाइप के आपके ऑपरेशन होते हैं मेनली। जैसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि वायर ड्राइंग होता है, दूसरा होता है आपके रोड ड्राइंग। दूसरा कौन सा होता है? आपके रोड ड्राइंग ऑपरेशन होता है। तो देखिए, ड्राइंग में दो ऑपरेशन होते हैं। एक तो होता है आपका वायर ड्राइंग, एक क्या होता है आपका? वायर ड्राइंग। दूसरा होता है आपके रोड ड्राइंग। तो दो ऑपरेशन होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड, ठीक है। एक तो होता है आपके वायर ड्राइंग और दूसरा होता है आपके रोड ड्राइंग। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या रहेगा? तो वायर ड्राइंग में जो डायमीटर होगा, वायर ड्राइंग में जो डायमीटर होगा इट विल बी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द रोड ड्राइंग। तो रोड का डायमीटर एज कंपेयर टू द वायर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी दोनों ही सिमिलर ऑपरेशन है। दोनों में ही हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, दोनों ऑपरेशंस में ही मटेरियल में डक्टिलिटी होनी चाहिए। और अगर डक्टिलिटी नहीं होगी तो उसका हम क्या कर देंगे? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर देंगे। उसका प्रोसेस हम क्या करेंगे? अब हीट ट्रीटमेंट। और हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? एनेलिंग। एनेलिंग करने से डक्टिलिटी क्या हो जाती है? इंप्रूव हो जाती है। अब देखिए, इस ऑपरेशन में क्या होता है? वायर ड्राइंग ऑपरेशन में आपके पास एक डाई होती है। क्या होती है? डाई, ठीक है। जैसे आपके एक्सट्रूशन में डाई थी, वायर ड्राइंग ऑपरेशन में भी आपके डाई होगी। तो सिंपली एक मैं रफ स्केच बनाता हूं डाई का। डाई के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये आपकी डाई है, ये आपकी डाई है। देखिए, आपका मटेरियल है यहां पर। आपका मटेरियल क्या है? यहां पर है। सो दिस इज द मटेरियल। अब देखिए, हमें इसको क्या करना है? पुल मतलब हमें उस पर टेंसाइल फोर्स लगाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम डाई के अंदर हाथ डालेंगे और इसको खींचेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे, नहीं। डाई के अंदर इजी एंट्रेंस के लिए, डाई के अंदर इजी एंट्रेंस के लिए इस मटेरियल का जो एंड होता है, इस मटेरियल का जो एंड होता है उसे हम बनाते हैं पॉइंटेड। उसे हम कैसा बनाते हैं? पॉइंटेड। पॉइंटेड हम कुछ ऐसा बनाते हैं उसको, देखिए, पॉइंटेड हम उसको कुछ ऐसा बनाते हैं सो दैट वी कैन इजीली पुल द वायर थ्रू द डाई। अगर सिंपली आपका मटेरियल ऐसा होगा उसको हम इजीली पुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इजी पुल करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके एंड को पॉइंटेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंड को पॉइंटेड। तो ये आपका मटेरियल है, इसके एंड को हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, लाइक दैट।
तो ये क्या होगा, ये इजीली आपका डाई के अंदर एंटर हो जाएगा और दूसरे सिरे से, दूसरे एंड से ये बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये दूसरे सिरे से बाहर निकलेगा, इसको विद द हेल्प ऑफ द फोर्स, विद द हेल्प ऑफ द रील हम क्या करेंगे, इसको पुल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पुल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा। बिफोर एंटरिंग द मेटेरियल इनटू द वायर, वन एंड ऑफ द रोड हैज टू बी पॉइंटेड। एक एंड को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटेड करना पड़ेगा फॉर द इजियर एंट्रेंस ऑफ द मटेरियल इनटू द डाई। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है, यहां पर याद रखना है। और इस पॉइंटेड के लिए जो हम ऑपरेशन यूज में लेते हैं, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं स्वैगिंग। उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, स्वैगिंग ऑपरेशन करते हैं। और ये स्वैगिंग ऑपरेशन आपने एक जगह नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। तो स्वैगिंग ऑपरेशन में क्या होता है, स्वैगिंग ऑपरेशन में किसी मटेरियल के एक एंड को हम क्या करते हैं, पॉइंटेड करते हैं फॉर द इजी एंट्रेंस इन द डाई। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो दो पॉइंट यहां पर हो चुके हैं कि आपका जो वायर ड्राइंग होता है और जो रोड ड्राइंग होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। दोनों सेम प्रोसेस होते हैं बिल्कुल, लेकिन जो डायमेंशंस होती है आपके प्रोडक्ट की, उनमें डिफरेंस होता है। आपके रोड ड्राइंग में जो डायमेंशंस होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द वायर ड्राइंग ऑपरेशन, एज कंपेयर टू द वायर ड्राइंग ऑपरेशन। अब जब हम वायर ड्राइंग कर रहे होंगे तो वायर को हम कंटिन्यूअसली वाउंड करेंगे अराउंड द रील। रील पर हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूअसली वाउंड करेंगे। तो रील आपने देखा होगा, रील आती है मार्केट में। देखिए वायर ड्राइंग ऑपरेशन में क्या होता है, वायर ड्राइंग ऑपरेशन में आपके पास एक स्टॉक होता है कुछ इस तरीके से, दिस इज द स्टॉक, ठीक है। ये स्टॉक जाता है एक बॉक्स के अंदर, उसी में डाई, लुब्रिकेशन वगैरह सब होता है, और वहां से ये वायर के रूप में बाहर निकलता है। और जब ये वायर के रूप में बाहर निकलेगा तो इसको हम क्या करेंगे, एक रील पर जो कि कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही होगी, उसके अराउंड क्या कर देंगे, इसको वाउंड कर देंगे। सो दिस इज द रील, दिस इज द रील। देखिए ये रील कुछ इस तरीके से रोटेट हो रही होगी, ये है आपकी रील, दिस इज द रील। ये रील इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही होगी, और जब ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही होगी तो यहां से निकलने वाला वायर इसके ऊपर कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, वाउंड होता रहेगा। क्या होता रहेगा, वाउंड। समटाइम्स क्या होता है, आप स्वैगिंग ऑपरेशन नहीं कर पाते हो, आपके पास स्वैगिंग मशीन नहीं होती है। स्वैगिंग मशीन में क्या आता है, देखिए स्वैगिंग मशीन में क्या होता है, ये जैसे आप स्केच देख रहे होंगे, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो पिवोटेड है, यानी पॉइंटेड है। समझ रहे हैं, आगे वाला पार्ट क्या है, थोड़ा पॉइंटेड है, सो दैट इट कैन इजीली एंटर इनटू एनी होलो पार्ट। अब इसको पॉइंटेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज आपका वर्कपीस यहां पर है, एज्यूम कीजिएगा आपका वर्कपीस यहां पर है, तो हम क्या करते हैं, चारों तरफ से ऐसे, दो इधर से दो इधर से, चारों तरफ से हम क्या करते हैं, उसका कंप्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिपीटेड ब्लोज, विद द हेल्प ऑफ द रिपीटेड ब्लोज ओनली एक एंड पर। उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को हम कहते हैं स्वैगिंग। उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, स्वैगिंग। तो देखिए आपके पास एक वायर होगा एंड दिस वायर इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और यहां पर इसके चारों तरफ से आप इसकी क्या करोगे, स्वैगिंग। चारों तरफ से आप इसकी क्या करोगे, स्वैगिंग। और स्वैगिंग करने से इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। आप क्या करोगे, इसको इस डायरेक्शन में लाओगे, इसको इस डायरेक्शन में ऐसे दबाया, इसको इस डायरेक्शन में लाए, इसको इस डायरेक्शन में लाए, ऐसे दबाया, तो एक एंड पर इसका डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सपोज आपके पास ये वाला सिस्टम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, हैमरिंग कर सकते हो मैनुअली। क्या कर सकते हो, हैमरिंग मैनुअली। क्यों, क्योंकि जो वायर का जो डायमीटर है ये क्या होता है, छोटा होता है। तो वायर का डायमीटर छोटा होने के कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, और मैनुअली हैमरिंग करके हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे वाले सिरे को, आगे वाले एंड को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटेड कर सकते हैं। आगे वाले एंड को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटेड। समटाइम्स क्या होता है, एक ही रिडक्शन में आपका रिक्वायर्ड डायमीटर नहीं मिल पाता है, एक ही डायरेक्शन में जो डायमीटर आप चाहते हो वो डायमीटर आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ रिडक्शन करने पड़ेंगे। जैसे एक बॉक्स आया, उसके बाद दूसरा बॉक्स, उसी के अंदर डाई होती है, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स। जब तक आपको रिक्वायर्ड रिडक्शन नहीं मिलता है, यू कैन यूज द नंबर ऑफ द डाइज। आप नंबर ऑफ डाइज को यूज कर सकते हो। तो जब हम नंबर ऑफ डाइज को यूज करेंगे, उस ऑपरेशन को हम कहेंगे टेंडम ड्रॉइंग। उस ऑपरेशन को हम क्या कहेंगे, टेंडम ड्रॉइंग। तो जब हम नंबर ऑफ डाइज यूज में ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे टेंडम ड्राइंग, उसे हम क्या कहेंगे, टेंडम ड्राइंग। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान रखिए, जब हम टेंडम ड्राइंग यूज में लेंगे
तो नंबर ऑफ रिडक्शंस के कारण हमें जो वायर मिलने वाला है वो मिलेगा बहुत ही फाइन वायर। वो क्या मिलेगा हमें? बहुत ही फाइन वायर, मतलब बहुत ही छोटा वायर, बहुत ही छोटा वायर हमें मिलने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डाइस को यूज करेंगे और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टेंडम ड्राइंग प्रोसेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका वायर ड्राइंग ऑपरेशन होता है ये कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन होता है, कोल्ड ड्राइंग ऑपरेशन होता है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया जाता है, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया जाता है। तो अगर ये कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हम नहीं करते हैं, तो आपके पास क्या जो भी मटेरियल है, आपके पास जो भी मटेरियल है उसके सफिशिएंट डक्टिलिटी होनी चाहिए। ये मैं पॉइंट आपको बता चुका हूं। देखिए, ये जो ड्राइंग ऑपरेशन है ये आपका कोल्ड ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है? कोल्ड ऑपरेशन है। और कोल्ड ऑपरेशन होने के कारण जो भी आप मटेरियल यूज में ले रहे हो, जो भी आप मटेरियल यूज में ले रहे हो उसके पास सफिशिएंट डक्टिलिटी होनी बहुत ही जरूरी है। अगर डक्टिलिटी नहीं होगी, मटेरियल ब्रिटल होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा और वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब वायर ड्राइंग करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं उसको रील में फिट करके पुल करता हूं। तो जब मैं उसको पुल करता हूं तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वायर ड्राइंग के दौरान आप जो फोर्स लगाएंगे मटेरियल पर वो कौन सा फोर्स होगा, तो वो फोर्स होगा आपका टेंशन फोर्स। हमेशा ध्यान रखना, वो कौन सा फोर्स होगा? टेंशन फोर्स होगा। इन द वायर ड्राइंग द वायर विल बी ऑलवेज इन द टेंशन, द वायर विल बी ऑलवेज इन द टेंशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। फिर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जहां पर आपका डाई और मेटल होगा, जहां पर आपका डाई और मेटल होगा वहां पर डिफरेंट फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होगा। वहां पर टेंसाइल फोर्स भी होगा, वहां पर टेंसाइल फोर्स भी होगा और क्या क्या होगा? वहां पर आपके कंप्रेसिव फोर्स भी होगा। जो भी फोर्स हो सकते हो बताओ, वहां आपका कंप्रेसिव फोर्स भी होगा और साथ ही साथ वहां पर आपका शियर फोर्स भी होगा। कौन होगा? शियर फोर्स। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब भी हम वायर ड्राइंग करते हैं तो वायर में कौन सा फोर्स एक्ट होता है? दैट इज द टेंशन फोर्स। लेकिन आपको यह पॉइंट भी याद रखना है कि एट द कॉन्टैक्ट ऑफ द वायर एंड द डाई, एट द कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल एंड द डाई, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और जो आपका शियर फोर्स है ये भी क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। और डक्टिलिटी तो मटेरियल में होनी ही होनी चाहिए। अगर डक्टिलिटी नहीं होगी तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से? अगर डक्टिलिटी नहीं होगी तो बता चुका हूं कि हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे और मटेरियल की करेंगे एनीलिंग। मटेरियल की क्या करेंगे? एनीलिंग करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये क्या हो जाएगी? उसकी चेंज हो जाएगी। अब जो मैं बार बार बॉक्स बना रहा था, उस बॉक्स के अंदर क्या था? उस बॉक्स के अंदर था आपका लुब्रिकेशन और उस बॉक्स के ही अंदर थी आपके डाई। उस बॉक्स के ही अंदर क्या था? आपका लुब्रिकेशन और उस बॉक्स के ही अंदर क्या था? आपका डाई था। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लीनिंग एंड द लुब्रिकेशन ऑफ द वायर ड्राइंग। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन। व्हाई डू वी नीड क्लीनिंग एंड व्हाई डू वी डू लुब्रिकेशन? कि लुब्रिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, why lubrication is required and why cleaning is required। क्लीनिंग हम क्यों करते हैं? क्लीनिंग हम इसलिए करते हैं कि जो आपका मटेरियल है, जो भी आपका मटेरियल है उसकी सरफेस पर जो भी इंप्योरिटीज है, जो भी स्केलिंग है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। और क्लीनिंग करने के लिए जो मेथड हम यूज में लेते हैं उसे हम कहते हैं एसिड पिकलिंग। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? एसिड पिकलिंग कहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द एसिड पिकलिंग क्लीनिंग विल बी टेक्स प्लेस। आपके मटेरियल की क्या हो जाती है? क्लीनिंग हो जाती है। नाउ कम टू द लुब्रिकेशन। हमें लुब्रिकेशन क्यों चाहिए? लुब्रिकेशन इसलिए चाहिए क्योंकि लुब्रिकेशन के यूज करने से जो फ्रिक्शन होता है, द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है एंड द वियर विल बी ऑल्सो रिड्यूस। आपके डाई का जो वियर है वो भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं लुब्रिकेशन प्रोसेस में कि जो डिफरेंट लुब्रिकेशन प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका सलिंग। ठीक है, पहला क्या होता है? आपका सलिंग होता है। और सलिंग में हम क्या करते हैं? सलिंग में हम यूज में लेते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड्स। किसको हम यूज में लेते हैं? फेरस हाइड्रोक्साइड्स को हम यूज में लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं? बिकॉज इट विल बी एक्ट एज ए फिलर फॉर द लुब्रिकेंट। सो फेरस हाइड्रोक्साइड विल बी यूज्ड because it will be react with the lubricant and it will be act as a filler for the lubricant। ये होता है आपका सलिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन होता है? ये आपका सलिंग ऑपरेशन होता है। अब देखिए, सेकंड है आपका फॉस्फेट बेस्ड लुब्रिकेंट। सेकंड है आपका फॉस्फेट। सेकंड क्या है आपका?
फेट। तो फॉस्फेट में क्या होता है, फॉस्फेट में हम यूज में लेते हैं आपका मैग्नीशियम, आयरन और जिंक फॉस्फेट। किसको हम यूज में लेते हैं, हम यूज में लेते हैं मैग्नीशियम को, आयरन को और जिंक फॉस्फेट को। मैग्नीशियम को, आयरन को और जिंक फॉस्फेट को हम यूज में लेते हैं। और ये जो होता है इट विल बी यूज्ड फॉर द थिन फिल्म्स। ये किसके लिए यूज में लिया जाता है, ये थिन फिल्म्स के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। फॉस्फेट के बाद आप यूज में लेते हो इलेक्ट्रोलाइट लुब्रिकेशन। तो इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए हम यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम यूज में लेते हैं फॉर द प्रोड्यूसिंग द थिन वायर्स। थिन वायर्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज में लेते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन व्हाट विल वी डू, वी विल यूज द कॉपर कोटिंग। व्हाट विल वी डू, वी विल यूज द कॉपर कोटिंग। तो कॉपर की कोटिंग के लिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन वी विल यूज द इलेक्ट्रोलाइट लुब्रिकेशन। हम किसको यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लुब्रिकेशन को हम यूज में लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट इज द बंडल ड्राइंग। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है आपका बंडल ड्राइंग। नाम से पता चल गया होगा कि बंडल ड्राइंग में क्या आ रहा होगा, बंडल ड्राइंग में नंबर ऑफ वायर्स को एक साथ हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। एक साथ नंबर ऑफ वायर्स को एक साथ हम प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जब हम नंबर ऑफ वायर्स को एक साथ ड्राइंग करते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक सकते हैं, उनमें स्टिकिंग हो सकती है। सो फॉर द बंडल ड्राइंग वी हैव टू इंश्योर दैट नो वायर हैज टू बी स्टिक विद ईच अदर। उसमें स्टिकिंग नहीं होनी चाहिए, और स्टिकिंग ना होने के लिए हमें एक एप्रोप्रिएट मटेरियल की जरूरत होती है, उसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसमें ध्यान रखना बंडल ड्राइंग में क्या होता है, नंबर ऑफ वायर्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि स्टिकिंग इज टू बी अवॉइडेड। स्टिकिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। स्टिकिंग हैज टू बी अवॉइडेड। स्टिकिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें वायर्स के बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। बंडल ड्राइंग ऑपरेशन में जो भी हम वायर की ड्राइंग करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, गैस कीजिए। बंडल ड्राइंग में जो भी हम ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जनरली दैट क्रॉस सेक्शन इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन हम यूज में लेते हैं। किसको यूज में लेते हैं, हेक्सागोनल क्रॉस सेक्शन को हम यूज में लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वायर ड्राइंग में जो डाई यूज में ली जाती है वो कैसी नजर आती है। सो डाई विच इज यूज्ड इन योर वायर ड्राइंग ऑपरेशन विल बी लाइक दैट, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ड्राइंग आप करते हो तो आपको डाई जो लेनी पड़ेगी वो कुछ इस तरीके की लेनी पड़ेगी। तो जो आप डाई यूज में लेते हो फॉर द वायर ड्राइंग ऑपरेशन वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है। ये आपकी कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नोजल के जैसे नजर आएगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये थ्रोट होता है उसे हम कहते हैं बेरिंग सरफेस। थ्रोट मतलब जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन वाला जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। कैसा होता है वो, फ्लैट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बेरिंग सरफेस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बेरिंग सरफेस करते हैं। और ये वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कहते हैं अप्रोच एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं हम इसे, अप्रोच एंगल कहते हैं। और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं अप्रोच, और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं बैक रिलीफ। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बैक रिलीफ कहते हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो डाई होती है उसका मटेरियल क्या होता है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दिस डाई। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये जो डाई बनेगी ये आपके बनेगी टूल स्टील की। किसकी बनेगी, टूल स्टील की। तो डाई आपके बनेगी टूल स्टील की। और क्या मेटल हो सकता है, और मेटल हो सकता है आपके टंगस्टन कार्बाइड। दूसरा मेटल क्या होगा आपके, टंगस्टन कार्बाइड। दूसरा मेटल होगा आपके टंगस्टन कार्बाइड। और क्या मेटल हो सकता है आपके, मेटल हो सकता है पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। और क्या मेटल हो सकता है, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। और जब हम पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड से बनी डाई का यूज करेंगे तो कैसा मेटल होगा, तो वो मेटल होगा आपका वेरी थिन वायर्स। वो मेटल क्या होगा आपका, वेरी थिन वायर होगा। मतलब बहुत ही थिन वायर प्रोड्यूस करने के लिए जो आप डाई मेटल यूज में लोगे दैट विल बी पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। क्या होगा वो, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रोड ड्राइंग। ध्यान रखिएगा जो रोड ड्राइंग ऑपरेशन है वो आपके वायर ड्राइंग ऑपरेशन के बिल्कुल सिमिलर है।
जो रोड ड्राइंग ऑपरेशन है वो आपके वायर ड्राइंग ऑपरेशन के बिल्कुल सिमिलर है। सो दिस इज योर रोड ड्राइंग ऑपरेशन। रोड ड्राइंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, रोड को प्रोड्यूस करते हैं एंड द डायमीटर ऑफ द रोड इज मच हायर देन एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द वायर। तो ये पॉइंट हमें सिर्फ याद रखना है। साथ ही साथ रोड का जो एक एंड होता है उसको पिवोट किया जाता है, और पिवोट करने से क्या होता है, उसको हम इजीली ग्रिप कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली ग्रिप, और ग्रिप करने के बाद हम उसे करेंगे पुल। ग्रिप करने के बाद उसे हम क्या करेंगे, पुल। तो जब हम उसको पुल करेंगे और वो डाई के थ्रू फ्लो होगा तो उस कंडीशन में उसका जो क्रॉस सेक्शनल है उसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्रॉस सेक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सिर्फ यही पॉइंट याद रखना कि पॉइंट को हम क्या कर देंगे, पुल करेंगे। पॉइंट ये जो है आपका, इसको जिसको हमने पॉइंटेड किया है, ग्रिप करके उसे हम क्या करेंगे, पुल। अब देखेंगे कि जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है। तो वायर को पुल करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो मोशन हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो। और पुलिंग के बाद यानी वायर ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आप इसके प्रोडक्ट में एनीलिंग भी कर सकते हो और आपके इस प्रोडक्ट में स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द हैमरिंग ऑपरेशन। किसकी हेल्प से, हैमरिंग ऑपरेशन से। और यहाँ पर जो हमने इसके पॉइंट को क्या किया है, छोटा बनाया है, ठीक है। इस एंड को हमने पॉइंटेड बनाया है। पॉइंटेड बनाने के लिए भी जो हम ऑपरेशन यूज में लेते हैं उस ऑपरेशन को हम कहते हैं स्वैगिंग। और स्वैगिंग करने से क्या होगा, ये पॉइंटेड हो जाएगा और इजीली हम ग्रिप कर पाएंगे। स्वैगिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और स्वैगिंग का मैंने आपको डायग्राम बना के भी बता दिया है कि स्वैगिंग में क्या होता है एक्चुअली। स्वैगिंग में एक्चुअली चारों तरफ से हम विद द हेल्प ऑफ द डाई रिपीटेड ब्लोज प्रोवाइड करते हैं, और रिपीटेड ब्लोज प्रोवाइड करने से क्या होगा, उसका जो एक एंड है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और वो बन जाएगा आपके पॉइंटेड। वो क्या बन जाएगा, आपके पॉइंटेड बन जाएगा। और ये जो रोड ड्राइंग ऑपरेशन होता है ये आपका, ये भी कैसा होता है, कोल्ड ऑपरेशन। ये भी कैसा होता है, कोल्ड ऑपरेशन होता है। तो जो भी वायर ड्राइंग ऑपरेशन होता है और जो भी आपका रोड ड्राइंग ऑपरेशन होता है, बार ड्राइंग ऑपरेशन होता है, दिस ऑल आर द कोल्ड ऑपरेशन। ये कोल्ड स्टेट में किए जाते हैं। किस स्टेट में किए जाते हैं, कोल्ड स्टेट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और वो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें ये वाली रोड होलो बनानी हो, कैसे बनानी हो, होलो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि पहले से बनी हुई होलो रोड को, ध्यान से सुनिएगा, पहले से बनी होलो रोड को क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। पहले से बनी होलो ही रोड को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। तो जो पहले से बनी होलो रोड की अगर हम ड्राइंग करें, ठीक है, दैट इज द रोड ड्राइंग ऑपरेशन। उस रोड ड्राइंग ऑपरेशन को हम कहते हैं सिंकिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, सिंकिंग ऑपरेशन। तो ध्यान रखिए, होलो प्रोड्यूस करने के लिए एक तो ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है कि पहले से रोड जो होलो है उसी की हम ड्राइंग कर लें, तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप होलो रोड प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप मेंडल का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, मेंडल। मेंडल आपके 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा। किसको प्रोड्यूस करने के लिए, होलो को प्रोड्यूस करने के लिए। होलो को प्रोड्यूस करने के लिए जो मेंडल होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। तो देखिए पहले कितने टाइप के होते हैं। सो अब आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो मेंडल होते हैं वो कैसे नजर आते हैं। तो जो मेंडल होते हैं होलो रोड बनाने के लिए वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है फ्लोटिंग, एक होता है आपका मूविंग, और एक होता है आपका फिक्स्ड। एक क्या होता है आपका, फिक्स्ड होता है। तो फ्लोटिंग जो आपका मेंडल होता है वो कैसे नजर आता है, वो बिल्कुल उसी पॉइंट पर आपका रहेगा, ठीक है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, सिर्फ वहीं रहेगा। जैसे ही हमने ऑपरेशन किया उसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। वो फ्लोट करेगा उनके अंदर, तैरेगा हवा में, उसका कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा। उसको हम किसी से भी टच नहीं करवाएंगे, सिर्फ हम हमारे मटेरियल से टच करवाएंगे। उसको उसी पोजीशन में बनाए रखने के लिए हम किसी भी चीज का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे इन केस ऑफ द फ्लोटिंग मेंडल। बट इन केस ऑफ द मूविंग मेंडल, तो मूविंग मेंडल देखिए, मूविंग मेंडल आपकी रोड के साथ बाहर जाएगा। मूविंग मेंडल आपकी रोड के साथ क्या करेगा, मूव करेगा, दैट इज द मूविंग। फिक्स्ड मेंडल देखिए, फिक्स मेंडल में क्या होगा, फिक्स मेंडल अपनी एक पोजीशन पे फिक्स्ड होगा और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। फ्लोट वाले की पोजीशन चेंज हो सकती है क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लोट कर रहा है। फिक्स्ड वाले की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ अपनी जगह बना रहेगा और आपकी रोड
ड्राइंग होते हुए बाहर निकलती जाएगी, आपकी जो रोड है वो ड्राइंग होते हुए बाहर निकलती जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, होलो रोड को भी विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग ऑपरेशन क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट कि जो सीमलेस ट्यूब होती है उनको किन मैन्युफैक्चरिंग मेथड से, किन मेटल फॉर्मिंग मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सीमलेस ट्यूब, सीमलेस ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, कि सीमलेस ट्यूब को किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो सीमलेस ट्यूब को प्रोड्यूस करने का जो पहला मेथड है दैट इज द रोलिंग ऑपरेशन। विद द हेल्प ऑफ द रोलिंग ऑपरेशन आप क्या कर सकते हो, सीमलेस ट्यूब को प्रोड्यूस कर सकते हो। साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ द जो अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रूशन प्रोसेस, एक्सट्रूशन प्रोसेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सीमलेस ट्यूब्स को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। थर्ड जो है वो है आपका, नाम क्या है इसका, सीमलेस ट्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपके ट्यूब ड्राइंग, ये क्या हो जाएगा आपके ट्यूब ड्राइंग। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक्सट्रूशन प्रोसेस में हम तो लगाएंगे कंप्रेसिव फोर्स, ड्राइंग में हम क्या करेंगे, पकड़ के पुल करेंगे, उसको हम खींचेंगे। चौथा है आपका स्पिनिंग, चौथा क्या है आपका, स्पिनिंग ऑपरेशन। स्पिनिंग ऑपरेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डील करेंगे, उस समय आपको समझ आ जाएगा कि उससे हम सीमलेस ट्यूब को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीमलेस ट्यूब को। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एनालिसिस ऑफ द एक्सट्रूशन एंड द ड्राइंग, एनालिसिस ऑफ द एक्सट्रूशन एंड द ड्राइंग। तो टॉपिक डालिए एनालिसिस ऑफ एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग, ऑफ एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग। देखिए अब यहां पर डिफरेंस हमें यह समझना है कि एक्सट्रूशन पर हम आपके प्रोडक्ट के इस तरफ फोर्स लगाते हैं या बाहर की तरफ। तो देखिए एक पॉइंट याद रखिए आप, उस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। सो दिस इज द कंडीशन। देखिए एक्सट्रूशन में आप कहां फोर्स लगाते हो, यहां पर। एक्सट्रूशन में आप कहां फोर्स लगाते हो, यहां पर। सो दिस इज द एक्सट्रूशन। ड्राइंग में आप कहां फोर्स लगाते हो, यहां पर। सो दिस इज द ड्राइंग। एक्सट्रूशन में आप कहां फोर्स लगाते हो, यहां पर, और ड्राइंग में कहां फोर्स लगाते हो आप, यहां पर। अब यहां से देखो फॉर्मुलेशन होने वाला, आप मुझे खुद बता दो कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए एक्सट्रूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रूशन लोड की। किसकी हम बात करते हैं, एक्सट्रूशन लोड की। तो एक्सट्रूशन लोड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूं मैं अभी। तो एक्सट्रूशन लोड की हम बात करते हैं। एक्सट्रूशन लोड निकालने के बाद वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रूशन स्ट्रेस ऑल्सो। So this extrusion load is calculated in the first method by the approximate method, मतलब theoretical method है। इस मेथड में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0, और साथ ही साथ यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म। तो बहुत ही इजी है, हम निकाल रहे हैं हमारे एक्सट्रूशन लोड को। तो देखिए एक्सट्रूशन लोड क्या होगा, लोड होगा आपका स्ट्रेस इनटू एरिया। लोड क्या होगा आपका, स्ट्रेस इनटू एरिया। यहां पर जो स्ट्रेस आएगी ये आएगी आपकी ट्रू स्ट्रेस। ये कौन सी स्ट्रेस आएगी, ट्रू स्ट्रेस। अब हमें चूज करना है एरिया, किसको चूज करना है, एरिया को। एरिया आपका ये वाला होगा या फिर ये वाला। एक्सट्रूशन में हम इनिशियल एरिया पर वर्क कर रहे हैं, सो दिस इज द ए नोट, या फिर हम फाइनल एरिया पर वर्क कर रहे हैं, या फिर ए एफ। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक्सट्रूशन में हम इनिशियल एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं या फिर फाइनल एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सट्रूशन पर हम इनिशियल एरिया पर फोर्स लगाते हैं। तो यहां पर एरिया की जगह क्या आएगा, इनिशियल एरिया। सो दिस पी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इनिशियल एरिया मल्टीप्लाई विद सिग्मा नॉट, दैट इज द एवरेज स्ट्रेस। लेकिन ये ट्रू स्ट्रेस नहीं है। व्हाट इज ट्रू स्ट्रेस, मल्टीप्लाई विद एल एन। एल एन के अंदर क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ द एरिया हमें बताना है। तो अगर अब बात हम करें एरिया की टर्म्स में, सो दिस इज ए नॉट डिवाइड बाय ए एफ। दिस इज ए नॉट डिवाइड बाय ए एफ। इसका फॉर्मुलेशन अगर हम पूरा करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए नॉट, सो दिस ए नॉट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4, दिस ए नॉट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 d naught square. Suppose the initial diameter is the d naught
and the final diameter is df. So the a naught will be equals to pi by 4 d naught square multiply with sigma naught multiply with ln. a naught क्या हो जाएगा d naught square और af क्या हो जाएगा df square. pi by 4 will be cancelled out, so it will be equals to d naught square डिवाइड बाय df square. तो स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहीं पे रब कर रहा हूं मैं, स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और ln के साथ कुछ है उसकी पावर में है, तो ये 2 कहां जाएगा आगे. तो d की टर्म में लिखोगे तो यहां आएगा 2. जब हम किसकी टर्म में लिखेंगे d की टर्म में लिखेंगे तो ये आगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज d नॉट d final. This is d naught d final. So what is this? This is the value of the extrusion load, and this load is calculated with the help of the approximate method, जिसमें friction 0 है, there is the no friction, and the deformation is the uniform deformation. डिफॉर्मेशन कैसा है यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन है. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रूशन लोड. फर्स्ट पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फॉर रियल कंडीशन. रियल कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड पार्ट इज द फॉर रियल कंडीशन. सेकेंड पार्ट इज फॉर रियल कंडीशन. रियल कंडीशन में देखिए P की वैल्यू क्या होगी, P विल बी इक्वल्स टू सिग्मा की जगह यहां पर आ जाएगा K, तो यहां सिग्मा है उसकी जगह कौन आ जाएगा K. सो दिस विल बी A नोट मल्टीप्लाई विथ K ln in bracket A naught divide by A final. A naught divide by A final. Put this value. What is A naught? Pi by 4 d naught square multiply with K multiply with ln. A naught divide by A final is d naught divide by D final raised to power 2, और ये 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आगे आ जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रूशन लोड फॉर द रियल कंडीशन. और यहां पर जो ये K है, ये K क्या है आपका एक्सट्रूशन कांस्टेंट. K क्या है आपका एक्सट्रूशन कांस्टेंट है. तो सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा. तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे. साथ ही साथ आप मुझे ये बताइए A नोट डिवाइड बाय A फाइनल क्या होता है. सो व्हाट इज द एक्सट्रूशन रेशियो. एक्सट्रूशन रेशियो क्या होता है जल्दी से बताओ. एक्सट्रूशन रेशियो विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बिलेट, एरिया ऑफ द बिलेट डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्रोडक्ट, डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्रोडक्ट. तो A नोट डिवाइड बाय A फाइनल को क्या लिख सकता हूं मैं एक्सट्रूशन रेशियो. इसको आप स्मॉल r या फिर कैपिटल R से डिनोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैपिटल R तो आप समझोगे रेडियस है, सो इट विल बी डिनोटेड बाय द स्मॉल r इन दिस कंडीशन. सो दिस P वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाय 4 d नोट स्क्वायर सिग्मा नोट इंटू ln. सो दिस इज द d नोट डिवाइड बाय D फाइनल. ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये तो मैंने लिख दिया है, आप इसको एक्सट्रूशन रेशियो की टर्म में लिखिए. सो दिस P विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 d नोट स्क्वायर मल्टीप्लाई विद सिग्मा नोट इनटू ln मल्टीप्लाई विद स्मॉल r. एंड व्हाट इज द स्मॉल r? इट इज द एक्सट्रूशन रेशियो विच इज इक्वल्स टू A नोट डिवाइड बाय A फाइनल. सिमिलरली दिस P कैन बी रिटन एज A नोट मल्टीप्लाई विद K ln एक्सट्रूशन रेशियो स्मॉल r, एक्सट्रूशन रेशियो स्मॉल r. तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो दीज आर द 2 फॉर्मूलाज. कोई भी एक फॉर्मूला याद रखना है. अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले से मैंने सारे फॉर्मूलाज हैं उनको ड्राइव किया है. इसी फॉर्मूले से ये निकाला है, ये निकाला है. A नोट डिवाइड बाय A फाइनल का रेशियो लिया है, तभी यहाँ पर आगे 2 आया है. तो ये ध्यान रखना, ये 2 वाला पॉइंट आपका गलत हो सकता है एग्जामिनेशन में. जल्दी में D नोट बाय D फाइनल लिख दिया, लेकिन फॉर्मूले में भी 2 लिखा है, कैलकुलेटर में 2 लिखना भूल गए. तो ध्यान रखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ नहीं होनी चाहिए. और यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज है, सिग्मा की जगह कौन आ रहा है, K आ रहा है. सिग्मा की जगह कौन आ रहा है, K आ रहा है. सो दिस इज द एक्सट्रूशन लोड. अगर मैं बात करता हूँ एक्सट्रूशन स्ट्रेस की, तो एक्सट्रूशन स्ट्रेस क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सट्रूशन स्ट्रेस. बहुत ही सिंपल है, लोड डिवाइड बाय एरिया. व्हाट इज द एक्सट्रूशन स्ट्रेस, दैट इज लोड डिवाइड बाय एरिया. सो नाउ कम टू द एक्सट्रूशन स्ट्रेस. तो एक्सट्रूशन स्ट्रेस फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, दैट इज द अप्रोक्सीमेट मेथड. तो अप्रोक्सीमेट मेथड लिखिए, अप्रोक्सीमेट मेथड में हमारी क्या एजम्पशन होती है कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, और साथ ही साथ जो फ्रिक्शन है वो क्या है, 0 है. तो स्ट्रेस क्या होगा देखिए, स्ट्रेस क्या होगा देखिए, स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया.
फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, सो द स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, दैट इज द ए नॉट सिग्मा नॉट ln a नॉट डिवाइड बाय af डिवाइड बाय एरिया. व्हाट इज द एरिया, एरिया इज द a नॉट, सो a नॉट विल बी कैंसल्ड आउट, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ट्रू स्ट्रेस, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ट्रू स्ट्रेस. सो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू सिग्मा नॉट ln a नॉट डिवाइड बाय a फाइनल. a नॉट डिवाइड बाय a फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूँ, d नॉट डिवाइड बाय d फाइनल का होल स्क्वायर. सो सिग्मा नॉट ln d नॉट डिवाइड बाय d फाइनल का होल स्क्वायर. स्क्वायर जब आगे आएगा तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा. क्या बन जाएगा, 2. Similarly, for the real condition, we can calculate the value of the extrusion stress. हम किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सट्रूशन स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां भी बहुत सिंपल है, देखिए. What is the value of the sigma? Sigma will be equals to load divided by area. And what is the load? Load is A naught K ln A naught divided by A final divided by A naught. So A naught will be cancelled out. Sigma will be equals to K times of ln A naught divided by A final. A naught divided by A final will be equals to D naught divided by D final का square, 2 आ जाएगा आगे. So this sigma will be equals to K ln D naught divided by D final multiply with 2. यहाँ पर जो स्क्वायर था ये कहाँ जाएगा, यहाँ से हटके ये आ जाएगा यहाँ पर. तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली अगर आपको पता होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो वहां से आप इस वैल्यू को आसानी से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. कीप इन माइंड, प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर द एक्सट्रूशन. एक्सट्रूशन में ही हम क्या ले रहे हैं, ए नोट. एक्सट्रूशन में ही हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ए नोट. एक्सट्रूशन में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ए नोट. क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ए नोट. तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सट्रूशन के लिए जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वी विल कंसीडर द एरिया एज ए नोट. किसको हम कंसीडर करेंगे, एरिया को कंसीडर करेंगे एज ए नोट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द एक्सट्रूशन एंड द ड्राइंग. एक्सट्रूशन का एनालिसिस बस इतना ही है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है. एक फॉर्मूला जब आप याद रखोगे तो बाकी आप ड्राइव कर सकते हो, सारे याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. एक फॉर्मूला याद रखो, सिग्मा नोट आएगा, ए नोट आएगा, और नेक्स्ट वाले में जो आपका एक्चुअल कंडीशन होगा उसमें सिग्मा नोट की जगह के आ जाएगा, और यहां पर मैं एक्सट्रूशन में लेना पड़ेगा ए नोट. नाउ कम टू द ड्राइंग लोड. दूसरा पॉइंट है आपका ड्राइंग लोड. वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ड्राइंग लोड. सो दिस इज द ड्राइंग लोड, ड्राइंग लोड, एंड वी विल ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ड्राइंग स्ट्रेस. हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग स्ट्रेस की वैल्यू भी हम कैलकुलेट करने वाले हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइंग लोड एंड द ड्राइंग स्ट्रेस. बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ चेंज किसका आएगा, एरिया का चेंज आएगा. तो देखो, तो P विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए फाइनल. P विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए फाइनल सिग्मा नोट ln ए नोट डिवाइड बाय ए फाइनल. सिर्फ चेंज किसका हुआ है, ए फाइनल का चेंज हुआ है. सो दिस P विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 4 डी फाइनल स्क्वायर सिग्मा नोट ln डी नोट डिवाइड बाय डी फाइनल. आगे क्या आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा. इन टर्म्स ऑफ द एक्सट्रूशन रेशियो इट विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी फाइनल स्क्वायर, पाई बाय 4 डी फाइनल स्क्वायर सिग्मा नोट ln ए नोट डिवाइड बाय ए फाइनल इज द एक्सट्रूशन रेशियो. बिल्कुल सिंपल है, ए नोट की जगह क्या आ गया, यहां पर ए फाइनल आ गया. एंड व्हाट विल बी द स्ट्रेस, स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू लोड डिवाइड बाय एरिया. सो लोड इज ए फाइनल सिग्मा नोट ln ए नोट डिवाइड बाय ए फाइनल डिवाइड बाय व्हाट, ए फाइनल. क्योंकि हम फाइनल एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं. किस एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं, फाइनल वाले एरिया पर. एक्सट्रूशन पर हम लगा रहे हैं कंप्रेसिव फोर्स पीछे की तरफ, इनिशियल. ड्राइंग में हम लगा रहे हैं आगे की तरफ, दैट इज द फाइनल डायमीटर. सो दिस सिग्मा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू सिग्मा नोट ln ए इनिशियल डिवाइड बाय ए फाइनल, एंड दिस सिग्मा वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, सो दिस इज द ड्राइंग स्ट्रेस. यू कैन राइट इट इज ए ड्राइंग स्ट्रेस, ड्राइंग लोड. ठीक है, सो दिस ड्राइंग स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा नोट ln, so this is the extrusion ratio, so this is the drawing stress which will be equals to 2 sigma naught ln d naught divided by d final.
डी नॉट डिवाइड बाई डी फाइनल, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है बिल, बस चेंज किसका आ रहा है जल्दी से बताओ, ए फाइनल, डी फाइनल, डी फाइनल, ए फाइनल, ए फाइनल, ठीक है, और बाकी तो सेम ही है, यहाँ तो आएगा ही नहीं क्योंकि स्ट्रेस में तो फाइनल एरिया विल बी कैंसल्ड आउट विद ईच अदर, सो तो स्ट्रेस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेस वाला पिछला ही है वैसा ही है, बस पिछले जैसा ही है, लेकिन जो लोड है उसके फॉर्मुलेशन में थोड़ा चेंज है, तो उसका ध्यान रखिएगा। उसका ध्यान रखने का मैंने आपको तरीका बताया है कि जब भी आप कभी भूल जाओ तो ये एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना। अब आप सोचोगे सर डायग्राम ड्रॉ करना भूल गए, तो कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं जब हम करते हैं एक्सट्रूशन, जब हम क्या करते हैं एक्सट्रूशन, तो जब हम एक्सट्रूशन करते हैं तो ये होता है आपका इनिशियल डायमीटर और ये होता है आपका फाइनल डायमीटर। लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम कर रहे होते हैं ड्राइंग, क्या कर रहे होते हैं ड्राइंग। तो जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं तो भी आपका ये वाला क्या होता है इनिशियल और ये वाला क्या होता है फाइनल। तो जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है फाइनल पर, एक्सट्रूशन जब हम करते हैं तो हमारा फोकस होता है इनिशियल पर, क्योंकि एक्सट्रूशन में हम लगाते हैं कंप्रेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंप्रेसिव फोर्स, ट्राई एक्सल कंप्रेशन। और ड्राइंग में हम क्या लगाते हैं? टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाते हैं? टेंसाइल फोर्स। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द एक्सट्रूशन एंड द ड्राइंग। साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द ड्राइंग स्ट्रेस। किसकी कैलकुलेशन के लिए? ड्राइंग स्ट्रेस की कैलकुलेशन के लिए। ये काफी बड़ा फॉर्मूला है और कभी कभी एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी दे दिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में आपको फॉर्मूला भी दे दिया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द ड्राइंग स्ट्रेस। क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? ड्राइंग स्ट्रेस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सिग्मा डी विद सम अनदर फॉर्मूला। अगर आपको ये डाटा गिवन नहीं हो, कोई और डाटा गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम ड्राइंग स्ट्रेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ कम टू दिस फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा डी इक्वल्स टू सिग्मा नोट 1 प्लस बी डिवाइड बाय बी, 1 प्लस बी डिवाइड बाय बी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर फाइनल डिवाइड बाय आर इनिशियल, 1 माइनस आर फाइनल डिवाइड बाय आर इनिशियल। अब इसमें देखिए चक्कर है, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आर इनिशियल ऊपर आएगा आर फाइनल नीचे आएगा, लेकिन अगर वो कंफ्यूज भी हो गया ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछो कैसे? क्योंकि जब आप इसको उल्टा कर दोगे देन योर वैल्यू विल बिकम नेगेटिव। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और आपको पता चल जाएगा कि हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ऊपर हमेशा आएगा आर फाइनल, नीचे आएगा हमेशा आर इनिशियल। इसकी जो पावर होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ बी। इसकी पावर क्या होगी? ट्वाइस ऑफ बी। इसी के साथ प्लस में, इसी के साथ प्लस में सिग्मा बी, इसी के साथ प्लस में सिग्मा बी। व्हाट इज बी? अभी मैं बताऊंगा आपको। सिग्मा बी इज द बैक स्ट्रेस। उसके बाद आएगा यहां पर भी आर फाइनल डिवाइड बाय आर इनिशियल रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ बी, रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ बी। तो दोनों जगह ट्वाइस ऑफ बी है। तो देखिए क्या क्या चीजें हैं यहां पर। यहां पर है आपका सबसे पहले सिग्मा नोट, यहां पर सबसे पहले क्या है आपका? सिग्मा नोट। दिस सिग्मा नोट इज इक्वल्स टू एवरेज फ्लो स्ट्रेस, एवरेज फ्लो स्ट्रेस मेगा पास्कल में ले सकते हो आप इसे। व्हाट इज बीटा? बीटा इज इक्वल्स टू म्यू कोट अल्फा। बहुत ध्यान रखना, ये जो बीटा है ना, बीटा मतलब बी, ये जो बी है ना ये क्या है? ये है म्यू कोट अल्फा। बी क्या है आपका? म्यू कोट अल्फा। व्हाट इज म्यू? म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। Okay, so what is alpha? Alpha is half diangle, इसे हम कहते हैं सेमी डाई एंगल, इसे हम क्या कहते हैं? सेमी डाई एंगल। What is R final? R final is the final radius, R final is the final radius. What is R naught? It is the initial radius. It is what? It is the initial radius. So this is the drawing stress. अगर हमें क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज हो, म्यू की वैल्यू गिवन हो, डाई का एंगल गिवन हो आपके, from that you can calculate the value of the semi die angle. In that case you have to use this formula. And what is sigma b?
सिग्मा बी इज बैक स्ट्रेस। बैक स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, सिग्मा बी जब हम उसको छोड़ेंगे तभी उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस रह जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, बैक स्ट्रेस कहते हैं। सो दिस इज फॉर द सिंगल पास, दिस इज फॉर द सिंगल पास। फॉर मल्टी पास, मल्टी पास में क्या होगा, देखो सिग्मा डी कुछ नहीं होगा, सिग्मा डी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा नोट 1 प्लस बी, हमारा बीटा भाई 1 प्लस बी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर फाइनल मिनिमम डिवाइड बाय आर नॉट रेज टू पावर 2b प्लस, यहां से नीचे लिख रहा हूं, सिग्मा बी मल्टीप्लाई विद आर फाइनल मिनिमम डिवाइड बाय आर नॉट रेज टू पावर 2b, रेज टू पावर 2b। दिस इज फॉर द मल्टी पास। ये किसके लिए वैलिड है, ये मल्टी पास के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर खुश होगा तो खुद दे देगा, नहीं तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, लर्न दिस फॉर्मूलाज। यह फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सो व्हाट इज सिग्मा बी, सिग्मा बी इज द बैक स्ट्रेस। नाउ कम टू द 4 नंबर ऑफ पासेस विदाउट बैक स्ट्रेस, विदाउट बैक स्ट्रेस। अगर हम विदाउट बैक स्ट्रेस की बात करें, मतलब सिग्मा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इफ द वैल्यू ऑफ द सिग्मा बी विल बी इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ द सिग्मा डी विल बी इक्वल्स टू सिग्मा नोट 1 प्लस बी डिवाइड बाय बी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर फाइनल मिनिमम डिवाइड बाय आर इनिशियल रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ बी, खत्म। सिग्मा बी का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। दिस इज फॉर द विदाउट बैक स्ट्रेस। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड रहेगा, विदाउट बैक स्ट्रेस रहेगा। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, विदाउट बैक स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो उससे ये अपने आप आ जाएगा, आर फाइनल की जगह बस चेंज है आर फाइनल मिनिमम। और विदाउट बैक स्ट्रेस में क्या होगा, ये वाली जो चीज है ये नहीं आएगी इन केस ऑफ द विदाउट बैक स्ट्रेस। तो इस फॉर्मूले को 3-4 बार लिखिएगा और इस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिग्री ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग की डिग्री क्या होती है, बीटेक होती है, एमटेक होती है, पीएचडी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री ऑफ द ड्राइंग क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। दिस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ए इनिशियल माइनस ए फाइनल डिवाइड बाय ए इनिशियल। So the degree of the drawing is equals to A initial minus A final divided by A initial. Very simple. Write down the next topic, that is the degree of the drawing. Degree of drawing. इसका एक और नाम है, that is the reduction factor. Reduction factor in cross section. रिडक्शन फैक्टर इन क्रॉस सेक्शन। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इन क्रॉस सेक्शन से अच्छा है क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखो, रिडक्शन फैक्टर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके जो वैल्यू होती है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू डी, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। दिस इज इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए फाइनल डिवाइड बाय ए नोट, विच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें ए नोट और ए फाइनल की, देन यू विल गेट डी नोट स्क्वायर माइनस डी फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय डी नोट स्क्वायर। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिग्री ऑफ रिडक्शन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिडक्शन फैक्टर, सॉरी नॉट डिग्री ऑफ द रिडक्शन। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिग्री ऑफ द ड्राइंग। और अगर हम इसी फॉर्मूले पर आते हैं, डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए नोट माइनस ए फाइनल डिवाइड बाय ए नोट। So what is the value of the A naught divided by A final? So D is equals to what? A naught divided by A naught minus A final divided by A naught. उधर उधर करो. So A final divided by A naught will be equals to 1 minus D. So A naught divided by A final will be equals to what? 1 upon 1 minus D. A naught divided by A final will be equals to 1 upon 1 minus D. And we know that the true strain is equals to what? True strain is equals to ln A naught divided by A final. And what is the value of the A naught divided by A final? 1 upon 1 minus D. So the true strain will be equals to ln 1 upon 1 minus D. ये क्या हो जाएगा, 1 upon 1 minus D. So this is the value of the true strain. इस फॉर्मूला के आप चाहे याद रखो तो रखो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस फॉर्मूले को आप याद कीजिएगा। सो लर्न दिस फॉर्मूला। सो दिस इज द डिग्री ऑफ द ड्राइंग, नॉट द रिडक्शन फैक्टर। वो गलती से बोल दिया था मैंने, सॉरी फॉर दैट। एंड इसको और भी हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन फैक्टर इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने फैक्टर से रिडक्शन हो रहा है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने परसेंटेज से रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द परसेंटेज रिडक्शन फैक्टर इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट डिपेंड अपॉन द कॉमन सेंस, कि कितना परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है, कितना परसेंटेज हो चुका है। तो चेंज में और कितना हो चुका है दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो एक्सट्रूशन और ड्राइंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने एनालिसिस पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, हमने थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आने वाली क्लासेस में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि देखो ये मैंने क्लास में बताया था कि इस चीज को आपको याद करना है। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मुलाज आपने देखे होंगे कि जैसे कि बहुत ही कम फॉर्मुलाज है। तो पिछले वाले में आपने देखा होगा कि एक ही फॉर्मूला है जिससे सभी फॉर्मूला ड्राइव हुए, एक में हम फाइनल यूज में कर रहे हैं, एक में हम इनिशियल को यूज में कर रहे हैं, और इसमें हमने एक फॉर्मूला और ऐड करवा दिया है, दैट इज द डिग्री ऑफ द ड्राइंग, दैट इज द रिडक्शन फैक्टर इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द इनिशियल एरिया एंड द फाइनल एरिया डिवाइड बाय द ओरिजिनल एरिया। सो डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया जो पहले था उन दोनों का क्या है, ये रेशियो है, दैट इज द ए नोट माइनस ए फाइनल डिवाइड बाय ए नोट। तो आई होप इन सभी फॉर्मूलाज को आप अपने फॉर्मूला शीट में लिखेंगे और रिवाइज करेंगे। एक बड़ा सा फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, दैट इज द ड्राइंग फॉर्मूला, जिसमें हम 2B वाली चीजें यूज में ले रहे थे। तो क्लास को मैं यहीं पर होल्ड करता हूँ, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।